Hello everyone, I'm Dr. Nitin Kumar Butharia and welcome to this challenge, Dr. Niche Eduverse. Today, in our next lecture series, we are going to learn about a very important age, the Victorian age. Friends, it is called the age of progress, of morality, and along with that, this age has many contradictions too. The time period of this age is 1832 to 1901। तो चलो दोस्तों हम उस एज के बारे में पूरा जो ओवरव्यू है वो देखते हैं। दिस होल एज has been named after Queen Victoria, who reigned over England uh, from 1837 to 1901. And this age was marked by tremendous industrial and scientific and political progress। इस एज में हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत होता है, साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत होता है, साथ साथ में पॉलिटिकल अपहीवल भी बहुत होते हैं। खास करके ये जो ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर है वो पूरी दुनिया में उसकी जो कॉलोनीज थी वो फैली हुई थी, तो वो उसकी एक हाइट पे चला गया था इस एज में। ये एज में खास करके क्योंकि ये साइंटिफिक था, लोग जो है वो साइंस के ऊपर बिलीव करने लगे थे। तो यहाँ जो है एक और ऑप्टिमिज्म आता है, दूसरी ओर जो अपना रिलीजन है, अपनी बिलीफ सिस्टम है, उसके ऊपर लोगों को क्या है, डाउट भी क्रिएट होता है। तो यहाँ जो है हमें एक और फेथ है और दूसरी ओर स्केप्टिसिज्म जो है, डाउट है, वो देखने को मिलता है। इस एज में खास करके हमें मॉरल वैल्यूज, ड्यूटीज, रिलीजन, रिस्पेक्टेबिलिटी, ये जो सारी चीजें हैं ना, उसके आधार पे जो पब्लिक लाइफ थी वो पूरी शेप होती दिखाई देती है। तो इस एज की टाइमलाइन क्या थी? तो 1832 में पहला एक रिफॉर्म एक्ट आता है। उसके बाद जिस ईयर से ये एज स्टार्ट होती है, 1837, that in that year Queen Victoria ascends the throne, यानी कि वो रानी बनती है। From 1833 to 48 फैक्ट्री एक्ट्स आते हैं। 1851 में ग्रेट एग्जीबिशन जो है क्रिस्टल पैलेस में वो रखा जाता है। 1857 में यहाँ हमारे इंडिया में फर्स्ट जो रिबेलियन है वो होता है। 1867 में सेकंड रिफॉर्म एक्ट आता है। 1870 में एजुकेशन एक्ट आता है। 1876 में टेलीफोन जो है वो इन्वेंट हो जाता है। 1877 में क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। वो इंडिया की एम्प्रेस जो है वो 1877 में डिक्लेयर होती है, क्वीन विक्टोरिया। 1885 में थर्ड रिफॉर्म एक्ट आता है। 1897 में डायमंड जुबिली जो होती है क्वीन विक्टोरिया, बहुत लंबे पीरियड तक वो क्वीन रहती है, तो उसकी डायमंड जुबिली जो है वो 1897 में मनाई जाती है। और 1901 में क्वीन विक्टोरिया जो है उसका डेथ होता है, और उसके साथ ही इस एज को भी हम एंड मान सकते हो, और दूसरी एज जो है वो स्टार्ट होती है। अब इस एज के कुछ की फीचर्स हम देखें तो पहला तो जैसे हमने अभी देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, यानी कि मशीन्स जो है, रेलवेज है, फैक्ट्रीज है, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीजें जो है वो साथ साथ में ग्रो होने लगी। फैक्ट्रीज होती है तो लोग जो है वो गांव छोड़ के सिटीज में आने लगते हैं। फिर दूसरा जो है वो ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। तो जो ब्रिटेन का एम्पायर है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपांड होता जा रहा था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी, एक नेशनल प्राइड लोगों में आ गई थी। कई सारे सोशल रिफॉर्म्स भी हमें इस एज में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, एजुकेशन के लिए लॉज बने, विमेंस को भी
अपने कुछ हक मिले, राइट्स मिले, तो उसकी भी मूवमेंट्स हमें इस एज में देखने को मिलती है। साथ में साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ, जिसमें हमें डार्विन्स की जो थ्योरी है, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज 1859, वो देखने को मिलती है। कई सारे इन्वेंशंस होते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में भी हमें बहुत सारा एडवांसमेंट देखने को मिलता है। फिर मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज जो है, उसमें भी लोग ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं। देयर इज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, propriety एंड क्रिश्चियन एथिक्स। इसके साथ साथ जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, क्लास सिस्टम जो है वो भी एक अस्तित्व में आई, जहां हमें क्लियर डिवीजन बिटवीन अपर, मिडिल एंड वर्किंग क्लास जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद लिटरेरी डाइवर्सिटी इसकी दिखाई देती है हमें, जैसे रियलिज्म, मॉरल क्वेश्चनिंग, लोग जो है मोरालिटी को भी क्वेश्चन कर रहे थे, सोशल क्रिटिसिज्म हो रहा था, और नए नए लिटरेरी फॉर्म्स जो थे उसमें लोग लिखने लगे थे। उसके बाद हम देखें तो विक्टोरियन सोसाइटी कैसी थी। तो विक्टोरियन सोसाइटी जो थी, उसमें खास करके स्ट्रिक्ट क्लास सिस्टम एंड सोशल हायरार्की देखने को मिलती है। रिलीजियन, मोरालिटी एंड फैमिली वैल्यूज वर हाईली रिस्पेक्टेड। बहुत मोरल वे में लोग जीना पसंद करते थे। वुमेन्स रोल कन्फाइंड टू होम एंड फैमिली। लेकिन देखो, उस सोसाइटी में भी विमेन जो है उसको ज़्यादा राइट्स नहीं मिलते थे। उन लोगों को जो है वो अपने घर में ही रहना पड़ता था, अपनी फैमिली को उसकी केयर करनी पड़ती थी। पेट्रियार्की वहाँ हमें देखने को मिलती है। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड पब्लिशिंग, धीरे धीरे जो है वो एजुकेशन बढ़ता जाता है, जर्नलिज्म भी बढ़ा और पब्लिशिंग भी बढ़ने लगता है। पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी एग्जिस्टेड अलोंगसाइड ग्रेट वेल्थ। एक और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो बहुत सारी संपत्ति, लोग ज़्यादा पैसे वाले भी होने लगे। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा भी क्लास इमर्ज होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। तो यहाँ जो है वो पोवर्टी और इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती थी। रिस्पेक्टेबिलिटी, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क वर वैल्यूड वर्चूज। ये जो वर्चूज थे, रिस्पेक्ट देना, डिसिप्लिन में रहना, हार्ड वर्क करना, ये वैल्यूज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एक एक वर्चूज के तौर पे उसको माना जाता था। अब हम लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो रियलिज्म इन लिटरेचर, तो उस समय का जो लिटरेचर है वो वास्तववाद की ओर, रियलिज्म को डिपिक्ट करते हुए वो जो राइटर्स थे वो अपने राइटिंग्स लिखते थे। सो देर वॉज ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। दूसरा था वो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न था, तो सिंपैथी फॉर द पुअर एंड ऑप्रेस्ड। तो लोगों के अंदर एक सिंपैथी थी, जो पुअर लोग थे उसके लिए, ऑप्रेस्ड लोग थे उसके लिए। सोशल क्रिटिसिज्म भी था, एक्सपोजर ऑफ सोशल इविल्स एंड हाइपोक्रेसी। अगर सोसाइटी में कुछ ऐसी इविल्स है तो राइटर्स जो है उसको एक्सपोज करते थे अपने राइटिंग के माध्यम से। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, तो उसमें उस समय की जो राइटिंग है उसमें हमें खास करके पर्सनल डिजायर जो व्यक्ति की हो और जो सोशल ड्यूटी है उसके बीच में, यानी कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। मोरल पर्पस लिटरेचर में खास करके आता था, जैसे इट वॉज व्यूड एज अ मीन्स टू एजुकेट एंड रिफॉर्म। लिटरेचर एक माध्यम था कि लोगों की जो लाइफ है उसको कैसे सुधारा जाए, उसको एजुकेट कैसे किया जाए, उसको रिफॉर्म कैसे किया जाए। तो उस समय की राइटिंग में हमें खास करके आयरनी, सेटायर, सिम्बोलिज्म, इसका इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिलता है। और खास करके नए नए फॉर्म्स भी डेवलप हुए, जैसे कि नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी आई, जर्नलिज्म में भी लोग ज़्यादा लिखने लगे। तो इस प्रकार से जो लिटरेरी सिनारियो था उस समय का, उसमें हमें रियलिज्म का प्रभुत्व जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, मोरालिटी का प्रभुत्व जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, और नई 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 फॉर्म्स जो है वो इमर्ज होते हुए देखने को मिलते हैं। मेजर थिंग्स की हम बात करें उस समय में तो हमें मोरालिटी वर्सेस इमोरालिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, social class and inequality, individual versus society, family, gender, marriage, religion and faith, imperialism and colony, poverty and social reform, education and knowledge.
तो ये सारे विषय के ऊपर लोग जो है वो अपनी बातें रखते थे, तो दिस वर द मेजर थिंग of that age. And let us try to understand important authors and their major works. कौन कौन से authors थे जिन लोगों ने कैनोनिकल वर्क्स इस एज में लिखे थे? तो कुछ राइटर्स के इम्पोर्टेंस थे, उसकी बात हम यहाँ करते हैं। तो पहला नाम बहुत ऑब्वियस है कि चार्ल्स डिकन्स का आएगा। was born in 1812 and died in 1870। डिकन्स जो है उसने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की अगर बात करें जो अगेन एंड अगेन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो है ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये टेल ऑफ टू सिटीज, इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम। ये जो फर्स्ट लाइन है वो अगेन एंड अगेन इन मेनी टाइप्स ऑफ एग्जाम ये पूछी जाती है, चाहे वो नेट की एग्जाम हो, सेट की एग्जाम हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई हम पीएससी की एग्जाम देते हैं तो उसमें भी ये पूछा जाता है। तो ये जो डिकन्स था उसने खास करके जो सोसाइटी का इनजस्टिस था, पॉवर्टी थी सोसाइटी में, चाइल्ड लेबर जो था, क्योंकि उसने अपनी बचपन के एक्सपीरियंसेस से भी वो लिखा है। जैसे कि डेविड कॉपरफील्ड नॉवल है, वो ऐसा कहा जाता है कि वो उसकी ऑटोबायोग्राफी, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, जिसमें उसने ये रिवर्स कर दिया। चार्ल्स डिकन्स का जो सीडी होता है, तो उसने ये नॉवल है वो डेविड कॉपरफील्ड डीसी लिखी है, और उसमें उसने अपने जो अनुभव हुए थे वो दर्शाने का प्रयास किया। तो उस समय में चाइल्ड लेबर जो था, बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था, वो उसने उसमें दिखाने का प्रयास किया है। उसके बाद आता है विलियम मैक्विस थैकरे, who was born in 1811 and died in 1863। उसके जो मेजर वर्क्स की हम बात करें तो है वो वैनिटी फेयर है, डेनिशा एंड द न्यू कम्स है। उसने भी ही वाज एक्चुअली सैटारिकल नॉवेलिस्ट, और वो सोशल क्रिटिक भी था। तो वो सोसाइटी के अंदर जो इविल्स देखने को मिलती थी, तो उसने उसने अपने वर्क्स के माध्यम से उसको सटायर किया था और उसको रिफॉर्म लाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट कम्स जॉर्ज इलियट, जिसका अपना नेम था मेरी एंड इवांस, जिस जो जॉर्ज इलियट के नाम से लिखी थी। देखो, इस सोसाइटी में लेडीज को अगर लिखना है तो उसको कोई मेल का नाम जो है वो रखना पड़ता था। तक ये जो एलियास है, यानी कि उसका जो पेन नेम है, वो वो अपना खुद नहीं, खुद जो ओरिजिनल नेम है वो रख के नहीं लिख सके। लेकिन जो मेरी एन इवांस है, जो जॉर्ज इलियट के नाम से लिखी थी, उसने बहुत अच्छी नॉवेल्स लिखी, जैसे कि मिडल मार्च है, शिलास मार्नर है, द मिल ऑन द फ्लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स फ्रेंड्स। ये इस नॉवेल्स के बारे में आपको ढूंढना है, उसके बारे में पढ़ना है। हम आगे के वीडियो में उसको भी इंक्लूड करेंगे। ये जो जॉर्ज इलियट है उसने खास करके जो ह्यूमन साइकोलॉजी और मॉरल डिलेमास जो होते हैं वो अपने वर्क के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया था। Then comes Thomas Hardy, born in 1840 and died in 1928। उसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स की बात करें तो ट्रेस ऑफ द डियर विलेज है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड है, जूड द ऑब्सक्योर है। ही डिपिक्टेड रूरल लाइफ एंड ह्यूमन ट्रेजेडी। ये जो थॉमस हार्डी है उसने एक काल्पनिक जो गांव है, वेसेक्स जिसको बोला जाता है, वो एक काल्पनिक गांव जो है हमारे यहाँ आर के नारायण ने जैसे मालगुडी क्रिएट किया था, उसी प्रकार ये थॉमस हार्डी ने वहाँ वैसेक्स जो है वो क्रिएट किया था। एक्चुअल मैप में कहीं आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन उस गांव का वो पिक्चराइजेशन करते हुए अपनी नॉवेल्स में वो लिखते थे, और रूरल लाइफ जो है वो दर्शाने का प्रयास करते थे। Then comes Oscar Wilde, who was born in 1854 and died in 1900। उसके मेजर वर्क्स है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, एन आइडियल हस्बैंड, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ही वॉज प्लेराइट, पोएट एंड विट, क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन मोरालिटी। तो वो प्लेराइट भी थे, उसने सिर्फ नॉवेल्स लिखी ऐसा नहीं था, उसने सिर्फ कविताएं लिखी ऐसा नहीं था, उसने सिर्फ ड्रामा लिखा ऐसा नहीं था। ही वॉज
वर्सेटाइल पर्सनालिटी और साहित्य की जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसमें वो लिखते थे। देन कम्स अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1809 टू 1892। उसकी बहुत फेमस पोएम, बहुत सारे वर्ष उसके फेमस है, लेकिन इन मेमोरियम, द लेडी ऑफ शालोट, यूलिसीज, these are the major important works of Lord Alfred Tennyson. He was poet laureate and he expressed Victorian faith in doubt. अगर हमने देखा कि faith in doubt जो है वो one of the characteristics of इस एज की थी, तो इसके वर्क में और खास करके उसमें भी इन मेमोरियम में जो लिखी गई थी, उसका एक फ्रेंड था आर्थर हेनरी हलाम ए एच एच, उसकी मेमोरी में जब उसका डेथ होता है तो उसकी मेमोरी में ये लिखता है, तो उसमें वो रिलीजन के ऊपर फेथ करना या उसके ऊपर डाउट करना, क्योंकि साइंटिफिक एज शुरू हो गई, वो दर्शाने का प्रयास करते हैं। और उसमें एक बहुत अच्छी लाइन आती है, इट वॉज बेटर टू बी लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू बी लव्ड एट ऑल। So friends, after Lord Tennyson, Robert Browning is there, was born in 1812 and died in 1889. उसकी मेजर वर्क्स अगर देखे जाए तो माई लास्ट ब्रिटिश है, एंड्री एडल शार्टो है, मेन इन वीमेन है। उसने खास करके ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का इस्तेमाल करते हुए अपनी पोएम्स जो है वो लिखी है। फिर बहुत अच्छा जो फिगर है उस एज का वो है मैथ्यू आर्नल्ड, who was born in 1822 and died in 1888. सोहराब एंड रुस्तम, कल्चर एंड एनार्की। ये जो मैथ्यू आर्नोल्ड है वो पोएट था, क्रिटिक भी था और बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म उसने टचस्टोन मेथड जो है वो दी थी क्रिटिसिज्म की। उसके बाद आता है लेविस कैरोल, born in 1832 and died in 1898. उसके मेजर वर्क है एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, थ्रू द लुकिंग ग्लास। ही वॉज एक्चुअली मैथमेटिशियन एंड वो फैंटेसी लिटरेचर लिख रहा था, सो ही वॉज क्रिएटर ऑफ फैंटेसी लिटरेचर। इम्पोर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स की हम बात करें तो उस समय में हमें रियलिज्म यानी कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ देखने को मिलती है, नेचुरलिज्म यानी कि एनवायरनमेंट एंड जो हेरिडिटी है, हमें हमें जो लीगेसी में मिला है नेचर, तो उसका इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है। देन एस्थेटिक मूवमेंट यानी कि आर्ट फॉर आर्ट से जो ऑस्कर वाइल्ड खास करके उसमें बिल्ड करता है। देन उसमें हमें प्री रेफराइट मूवमेंट भी देखने को मिलती है, जो खास करके ऐसा मानते हैं कि रिटर्न टू नेचर, एक और नेचर की ओर हम वापिस बढ़े, और दूसरा जो है वो हमारी आर्ट में है सिंसियरिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ लिटरेरी मूवमेंट्स थे। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन हम देखें तो इस समय में हमें राइज ऑफ द इंग्लिश नॉवेल देखने को मिलता है, रियलिज्म का डेवलपमेंट होते हुए देखने को मिलता है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी यहाँ हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिलता है, पोएट्री भी बढ़ती है, ड्रामा भी लोग अब ज़्यादा लिखने लगते हैं, और खास करके जर्नलिज्म, पीरियोडिकल्स एंड ऐसे राइटिंग जो है वो इस समय में फ्लरिश होता है। अगर हम विक्टोरियन एज के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज ये है कि इस समय में इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस बढ़ा, लेकिन उसके सामने होता क्या है, पॉवर्टी एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बढ़ता है। एजुकेशन का एक्सपेंशन होता है, लेकिन दूसरी ओर वीमेन एंड चिल्ड्रन जो है वो इसका ऑपरेशन भी बढ़ता है। सोशल रिफॉर्म्स आते हैं, ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट्स भी होती है, लेकिन दूसरी ओर दुनिया में हर एक जगह हमें कॉलोनी देखने को मिलती है, तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। रिच लिटरेरी एंड कल्चरल आउटपुट देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी ओर उस सोसाइटी में हमें जो मॉरल कोड्स थे, हाइपोक्रेसी थी, वो रिजिड वे में फॉलो करते हुए लोग दिखाई देते। इस ओर जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, ऑर्डर में सब कुछ होता है, लेकिन उसका कॉन्स ये था कि स्पिरिचुअल एंड इमोशनल रिप्रेशन था, लोग जो है फेथ और डाउट में जी रहे थे। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे विक्टोरियन एज के। अब हम क्विक फैक्ट्स देख ले तो 1832 में
टू से लेकर 1901, एक्चुअली 1837 से स्टार्ट होती, लेकिन कोई एज है वो पर्टिकुलर ईयर से स्टार्ट हो ऐसा नहीं होता है। मोनार्क क्वीन विक्टोरिया, कैपिटल लंदन था, लिटरेरी टोन रियलिस्टिक, मॉरल एंड क्रिटिकल था। मेन फोकस जो था वो क्या था, सोसाइटी, मोरालिटी, प्रोग्रेस एंड ह्यूमन लाइफ जो है वो देखने को मिलता है। कुछ फेमस कोट्स की अगर हम बात करें तो नॉलेज इज पावर, वेरी इंपॉर्टेंट कोट बाय फ्रांसिस बेकन। दूसरा जो है थॉमस कार्लाइल का कोट है, इन मैटर्स ऑफ स्टाइल स्विम विद द करंट, इन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टैंड लाइक अ रॉक। यानी कि स्टाइल की जब बात आए तो आप एक फ्लो में लिख सकते हो, स्विम विद द करंट, लेकिन जब प्रिंसिपल की बात आए, अब चाहे कुछ भी हो जाए हम हमारे प्रिंसिपल से हिले नहीं, तो तब स्टैंड लाइक अ रॉक। फिर टेनिसन का कोट है, इट इज नॉट वॉट वी गेट बट who we become, what we contribute। हमें क्या मिलता है वो नहीं, लेकिन हम क्या बनते हैं और हम क्या दे सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर ऑस्कर वाइल्ड का कोट है, जो पास्ट इज ए फॉरेन कंट्री, दे डू थिंग्स डिफरेंटली देयर। एंड उसके बाद अगर नटशेल में हम इस एज की बात करें तो विक्टोरियन एज वॉज a golden era of English literature that mirrored the triumphs and contradictions of a transforming society, an age of empire, conscience and creativity। तो एक ऐसी एज थी जहाँ हमें ये सारे रैपिड डेवलपमेंट्स जो है वो साइंस की दुनिया में, इंडस्ट्री की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखने को मिलते थे। और इसी बदलाव के बाद उसकी सारी इफेक्ट्स हमें लिटरेचर में भी देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, आई होप नाउ जो विक्टोरियन एज है उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, उस एज में क्या चल रहा था वो आपको अब मालूम हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। You can join with me through Telegram, WhatsApp, WhatsApp channel, YouTube channel. Links are given below, so you can join from there and get the updates about the materials and other things related to exams. Thank you very much, friends. If you haven't subscribed this channel till now, please subscribe it. We'll meet in our next video with another age, and we shall try to understand that age in comprehensive manner. Thank you very much. We'll meet in the next video. Bye.